दोस्तों हमेशा आपने सोचा होगा कि कैसे एक इतनी बड़ी आर्मी भी एक छोटी सी आर्मी से हार जाती है। आखिर ये कैसे मुमकिन है? कोई तो वो स्ट्रेटजी लगाते होंगे, कोई तो वो टैक्टिक्स इस्तेमाल करते होंगे जिससे वो जीत जाते हैं। तो दोस्तों आज हम कुछ ऐसे ही वॉर स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो जो पहली वॉर स्ट्रेटजी है उसे कहते हैं बिट एंड ब्लीड। इसमें क्या होता है कि आप अपने एनिमीज को डायरेक्टली अटैक नहीं करते, आप उसको वीक करते हैं एक लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट में, यानी कि आप उसे इनडायरेक्टली उसके जो एनिमीज होता है उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने देखा कि अफगान वार में जब रशिया ने अटैक किया अफगान पर, तो अमेरिका ने क्या किया, डायरेक्टली रशिया को अटैक नहीं किया, डायरेक्टली रशिया के साथ ग्राउंड ऑपरेशन वगैरह नहीं किए, लेकिन क्या करता रहा, मुजाहिदीन को सपोर्ट करता रहा। जैसे कि कोल्ड वॉर में बहुत दफ़ा हुआ है। और उसके बाद अगर हम वियतनाम में देखें तो ऐसा कौन करता रहा, रशिया करता रहा और चाइनीज़ करते रहे अगेंस्ट यूएसए। वो डायरेक्टली नहीं जाते थे, लेकिन वो जो दूसरे उनके ओपोनेंट्स होते थे उनको सपोर्ट करते थे, और एक लॉन्ग वॉर में जैसे उन्होंने अमेरिका को हराया। सो आज जो अगली हमारी वॉर स्ट्रेटजी है वो है डिकैपिटेशंस। इसमें क्या होता है कि आप जो एनिमी का होता है मेन कमांड स्ट्रक्चर उसको एलिमिनेट करते हैं, यानी कि लीडरशिप जो होती है वो सारी ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि ऑपरेशन वेंजस WW2 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसए ने यामामोटो को मारा था। उसमें उन्होंने क्या किया था कि एक जापानीज जनरल जो कि बहुत ही मंजा हुआ जनरल था उसको हटा दिया। और अब हम करंट सिनेरियो की बात करें तो इजराइल ने जैसे हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को एसिनेट किया। इसमें होता क्या है कि लो कैजुअलिटीज़ होती हैं और जो आपका ओपोनेंट होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, जैसे कि हिजबुल्लाह का हुआ इस वक्त। और अब जो तीसरा तरीका है इसको वैसे तो कहते हैं स्ट्रेटजी को शॉक एंड ऑ, लेकिन एक्चुअल में जो इसका होता है जर्मन्स में वो इसे कहते थे ब्लिट्जक्रीग, यानी कि बहुत ही फास्ट। अब इसमें क्या होता है कि आप एनिमी को जो एनिमी एक्सेप्ट कर रहा होता है कि ये इतने वक्त में पहुंचेगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन करता है, लेकिन आप उस कैलकुलेशन को मात दे देते हैं, लेकिन ख़त्म कर देते हैं। तो आप इतना तेज़ी से सफ़र करते हैं। जैसे कि जर्मन ने जब फ्रांस को कैप्चर किया, कौन सा टैक्टिक्स था, यही था ना, शॉक एंड ऑ। और अगर हम उससे पहले की बात करें तो चंगेज़ खान भी ये टेक्निक्स इस्तेमाल करता था, ये वार स्ट्रेटजी इस्तेमाल करता जब उन्होंने ख्वारिज़्म एम्पायर को कैप्चर किया। ख्वारिज़्म एम्पायर के जो किंग था वो तो इमेजिन नहीं कर सकता था कि इतना जल्दी चंगेज़ खान दूसरी तरफ से भी आ सकता है। तो अब जो अगले हमारी वार स्ट्रेटजी है वो है इस्लामी स्लाइसिंग। इसमें क्या होता है वार स्ट्रेटजी में कि आप कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करते, आप कोई डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते, आप छोटे छोटे चेंजेस करते हैं ग्रेजुअली, जो कि आपके एनिमीज़ को लगता है नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, इससे तो कुछ भी नहीं मुझे होगा, लेकिन एक्चुअल में आप उससे एक बहुत बड़ा गोल अचीव करना चाहते हैं। जैसे कि हमने देखा कि साउथ चाइना सी में कैसे अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है अपना चाइना, और उसके बाद हमने देखा कि इजराइल ने कैसे सीरिया में गोलान हाइट पर अटैक किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे अपने एक्सपेंशन कर रहा है। और अगर हम उसके बाद बात करें इजराइल ने और क्या किया, उन्होंने ऐसा किया कि पूरे पैलेस्टाइन को आहिस्ता आहिस्ता कैप्चर कर लिया। और अगर वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें तो उसमें जैसे कि स्टार्टिंग में जब जर्मन्स ने चेकोस्लोवाकिया और दूसरे छोटे छोटे कंट्रीज़ को कैप्चर करना शुरू किया, तो वो बिल्कुल एक छोटे छोटे स्टेप थे जो कि अलाइड समझ रहे थे इससे तो कुछ भी नहीं होगा, हमारा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन एक्चुअल में जब उसने फ्रांस पर अटैक किया तब उनको पता चला कि एक्चुअल जर्मनी क्या कर रहे हैं। सो जो अगली टेक्निक्स है, यानी कि अगली जो वार स्ट्रेटजी है वो है फैबियंस। इसे हम गुरिल्ला टैक्टिक्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जो अपने एनिमी को होता है जो बहुत बड़ी आर्मी में होते हैं आप उसको डायरेक्टली इंगेज नहीं करते, आप छोटे छोटे स्केल की आर्मी से उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी कि उसकी सप्लाई लाइन पे अटैक कर दिया, उन पे लाइक दूसरे छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर उन पे अटैक कर दिया, रात को आया थोड़ा अटैक करके भाग गया, यानी कि रन एंड हिट स्ट्रेटजी भी आप इसे कह सकते हैं। जैसे कि ये हमने देखा वियतनाम वार में और अफगान वार में, और उसके बाद पोस्ट 9/11 जब यूएसए ने हमला किया वहाँ अफ़गानिस्तान में, तो कैसे तालिबान ने पहाड़ों के अंदर लेके छोटे छोटे एक गुरिल्ला टैक्टिक्स इस्तेमाल करके यहाँ से यूएसए को निकाला। सो जो अगली वार स्ट्रेटजी है वो है एट्रिशन वारफेयर। ऐसी वारफेयर जिसमें लगातार आप एक रेपिटेशन से एनिमी को एग्जॉस्ट कर देते हैं, यानी कि उसको मतलब वो कोई डिसाइसिव विक्ट्री हासिल नहीं होती, उसे हम कहते हैं एट्रिशन वारफेयर।
अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसकी है सीज वारफेयर, यानी कि सीज ऑफ स्टालिनग्राड 1942 से 1943 इन WW2 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 में जब जर्मन्स ने सीज किया था स्टालिनग्राड को, क्या हुआ था? वो विन कर सके थे? नहीं, वो एक एक मतलब छोटी छोटी चीज़ के लिए लड़ रहे थे कि घर के लिए लड़ रहे थे। उसमें इतना वो एक एट्रिशन वारफेयर में चले गए थे जो एंड में उनको हारनी पड़ी रशियन के अगेंस्ट। सो अब जो अगली हमारी वार टैक्टिक्स है यानी कि वार स्ट्रेटजी है वो है एनहाइलेशंस, यानी कि आप टोटल वार करें किसी को अपनी क्लियर विक्ट्री हासिल करने के लिए, जिसमें आपका भी डिस्ट्रक्शन होगा और आपके एनिमी का भी होगा। इससे यानी कि अवॉइड ही करना चाहिए। ये तो बहुत ही मतलब ना एक खतरनाक वार है, फुल फ्लैज वार आप जैसे कहते हैं। ये आप हिस्ट्री में देख सकते हैं, बहुत सी इसकी एग्जांपल आपको मिल जाती है। यानी कि जैसे कि अगर हम देखें तो द सेकंड प्यूनिक वारफेयर में क्या हुआ था कार्थेजियन रोमन्स ने। और आप जो नेक्स्ट टेक्निक्स है यानी कि नेक्स्ट वार स्ट्रेटजी वो है ब्लॉकेड। इसमें क्या कहते हैं कि आप अपने एनिमी को आइसोलेट कर देते हैं, यानी कि कट्स कर देते हैं उसके रिसोर्सेज से, उसके जिससे उसकी मतलब ज़रूरत होती है सप्लाई लाइन से, यानी कि फूड सप्लाई और दूसरी ट्रेड वगैरह से। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 में जब जर्मन नेवी बहुत ही कमज़ोर थी तो ब्रिटिशर नेवी ने जो कि उस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग थी उसने क्या किया था, जर्मन को ब्लॉकेट कर दिया था। उनकी कोई भी सप्लाई लाइन यानी कि ऑयल वगैरह जो भी चीज़ वो मंगवाते वो जर्मन तक पहुँच नहीं सकती थी। इसे कहते हैं ब्लॉकेट। अगर हम इसकी मॉडर्न बात करें तो जैसे कि ये ईरान के अगेंस्ट इस्तेमाल करता है यूएसए की सबसे ज़्यादा वार स्ट्रेटजी जो हर कंट्री के अगेंस्ट होती है वो होती है ब्लॉकेड। उस पर पाबंदियाँ लगा देना। और जो हमारी अगली वार स्ट्रेटजी है वो है द वार ऑफ डिसेप्शन। इसका मतलब क्या होता है कि आप एक एनिमी को इल्यूजन में रखें। जैसे कि सुन ज़ू भी अपनी बुक में कहता है द वार इज़ ऑल अबाउट इल्यूजन और डिसेप्शन, यानी कि अब जितना आप एनिमीज को डिसेप्शन में रखेंगे उतना आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा है। आपके एनिमीज को ऐसा लगे अगर आप वीक हैं तो एनिमी को आप दिखाएं कि आप स्ट्रॉन्ग है, अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं एनिमी को दिखाएं कि आप वीक हैं। इसे कहते हैं वार ऑफ डिसेप्शन। हमेशा अपने एनिमीज को इल्यूजन में रखें। अगर इसकी हम एग्जाम्पल में बोलें तो वर्ल्ड वॉर 2 में जब D-Day ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था उससे पहले उन्होंने जर्मन आर्मी को क्या पैगाम दिया था अलाइड्स ने? उन्होंने कहा था कि फ्रांस की इन्वेजन जो होगी वो किस साइड से होगी, क्ले से, यानी कि ब्रिटिशर चैनल से होगी। लेकिन एक्चुअल में जो लैंड करने वाले थे वो कहाँ से कर रहे थे? वो तो नॉर्मंडी के इलाके से कर रहे थे ना, जहाँ पे D-Day स्टार्ट हुआ था। लेकिन उन्होंने शो क्या करवाया कि हमने नहीं, हम क्ले के एरिया से आ रहे हैं। बिकॉज वहाँ पर उन्होंने डमी आर्मी, डमी टैंक्स, डमी सोल्जर्स, डमी एरोप्लेन्स और डमी वहाँ पर हर चीज़ बना रखी थी इल्यूजन में डालने के लिए, डिसेप्ट करने के लिए। ये वार स्ट्रेटजी तकरीबन आज भी इस्तेमाल होती है, हर कंट्री दूसरे कंट्री के अगेंस्ट करता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो यानी कि अगर आप एक मिलिट्री माइंडसेट से आते हैं, यानी कि आपको एक वार स्ट्रेटजी के बारे में जानना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद बहुत सी वीडियोस आने वाली।